दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और जबरदस्त सीरीज को लेकर। ये कहानी एक ऐसी वेब सीरीज की है जो देखने में जितनी दिलचस्प है उतनी ही सोचने पर मजबूर भी कर देती है। इस सीरीज का नाम है पोचर और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पोचर एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जहां जानवरों का गैर कानूनी तरीके से शिकार होता है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और इस गजब की सीरीज को प्रोड्यूस किया है मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने, जो इसको और भी खास बना देती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक कहानी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले एपिसोड का आगाज हमें समय के गलियारों में पीछे ले जाता है, सीधे साल 1991 के उस दौर में जब भारत के जंगलों में अवैध शिकार यानी पोचिंग का कारोबार बेरोक टोक और बड़े पैमाने पर फल फूल रहा था। यहाँ आपको बता दूं कि पोची का सीधा सा अर्थ होता है गैर कानूनी और अक्सर क्रूरतापूर्ण तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करना। उस समय ना तो आज की तरह स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून मौजूद थे और ना ही जंगलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन या व्यवस्था थी। इसी लाचारी का फायदा उठाकर शिकारी, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है, वो बेखौफ होकर जंगलों को रौंदते थे। उनका मुख्य निशाना होते थे विशालकाय और बुद्धिमान हाथी, जिन्हें उनके बेशकीमती दांतों के लिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन वक्त ने करवट ली, समाज में जागरूकता बढ़ी, सरकार चेती और वन्य जीव संरक्षण के लिए नए सख्त कानून बनाए गए। जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, फॉरेस्ट गार्ड्स की तैनाती बढ़ी और धीरे धीरे पोचिंग की गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम कसी गई। ऐसा लगने लगा था कि हाथियों का भविष्य अब सुरक्षित है। मगर यहाँ शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। अब यहाँ से कहानी हमें कुछ साल आगे 2015 में ले जाती है, जहाँ केरल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति घबराया हुआ पहुँचता है। ये व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं बल्कि जंगल का एक गुमनाम आदमी होता है। ये एक मुखबिर है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगलों की गतिविधियों पर नजर रखता है और अधिकारियों तक खबरें पहुंचाता है। वो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता है और एक ऐसी खबर देता है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो बताता है कि जंगल में हाथियों का कत्लेआम फिर से शुरू हो गया है। उसने अपनी आंखों से 5 हाथियों को बेहद क्रूरता से मरते हुए देखा है और इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राज नाम का एक पुराना शिकारी है। राज का नाम सुनते ही अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राज वही शख्स है जो करीब 20 साल पहले इस धंधे में उतरा था। सभी को यही लगा था कि उसने ये काला धंधा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि राज ने फिर से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। ये खबर अब सिर्फ डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं थी, ये मीडिया में लीक होने लगी थी, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की साख और नौकरी दोनों पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। इसी बीच हमें माला को दिखाया जाता है, जो एक युवा, तेज तर्राट और बेहद ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर होती है। वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित और वन्य जीवों की सुरक्षा को अपना धर्म मानती है। माला को अपने एक भरोसेमंद मुखबिर हरीश से ये जानकारी मिलती है कि जंगल में हालात बेहद गंभीर हैं। हरीश उसे बताता है कि खबरों में भले ही सिर्फ 5 हाथियों की मौत की खबर छपी हो, लेकिन असल में अब तक 18 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं और इस सब के पीछे राज का ही हाथ है। माला को भी ये जानकर झटका लगता है, क्योंकि वो भी राज को सुधरा हुआ मान रही थी। माला तुरंत त्रिवेंद्रम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संपर्क साधती है, जो राज की तलाश कर रहे थे। वो पूछती है कि क्या राज का कोई सुराग मिला, लेकिन वहाँ से कोई सही जवाब नहीं मिलता। वहीं पुलिस जब राज के घर पर छापा मारने पहुँचती है तो वो पहले ही वहाँ से फरार हो चुका था। इससे ये शक गहरा जाता है कि डिपार्टमेंट के भीतर ही कोई ऐसा भेड़िया है जो राज को खबरें पहुँचा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारा इल्जाम स्थानीय DFO मतलब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पर आ जाता है, क्योंकि ये सभी हाथी उसी के अधिकार क्षेत्र में मारे गए थे। उसके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठाई जाती है और उससे साफ साफ कह दिया जाता है कि अगर उसे अपनी नौकरी बचानी है तो किसी भी कीमत पर इस केस को सुलझाना होगा। लेकिन नील बैनर्जी नाम का एक उच्च अधिकारी इस केस को खुद अपने हाथ में लेना चाहता है। नील को ये अंदाजा है कि ये मामला सिर्फ राज तक सीमित नहीं है, इसके तार बहुत ऊपर तक और बड़े बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं। वो किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहता और मामले की तह तक पहुंचना चाहता है। नील माला की ईमानदारी और काबिलियत से वाकिफ भी होता है। उसे लगता है कि माला इस केस को सुलझाने में उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो माला को फोन करता है और उसे इस इम्पोर्टेंट मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। नील माला को अपने पास बुलाता है और उसे केस की जानकारी देता है।
वो माला को मॉरिस फिन नाम के एक शख्स के बारे में बताता है। माला मॉरिस फिन का नाम पहले भी सुन चुकी थी। नील बताता है कि मॉरिस फिन हाथी दांत का एक बड़ा सौदागर है। वो सीधे तौर पर शिकार नहीं करता, बल्कि शिकारियों से हाथी दांत खरीदकर उन पर खूबसूरत नक्काशी करवाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बाहर दिल्ली और अन्य जगहों पर स्मगलिंग करता है। मॉरिस फिन भले ही एक महत्वपूर्ण कड़ी हो, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का असली किंगपिन फिन को पकड़ा जाए। नील को ये भी पता चलता है कि त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने मॉरिस फिन के ठिकाने का पता लगा लिया है। इसके बाद सीन त्रिवेंद्रम में शिफ्ट होता है। डीएफओ डीना अपनी टीम के साथ तुरंत मॉरिस फिन के घर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी माँ और उसकी पत्नी मिलती है, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसलिए डीना मॉरिस की पत्नी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। इसी दौरान हम जोसेफ एलन से मिलते हैं, जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है। असल में उसे एक केस के लिए बुलाया गया था, जहां एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया था। जोसेफ एलन को सांपों का विशेषज्ञ माना जाता है। वो डॉक्टरों को बताता है कि वो सही इलाज कर रहे हैं और मरीज जल्द ही ठीक हो जाएगा। उधर अपनी पत्नी को ले जाए जाने की खबर सुनकर मॉरिस फिन खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। डीना को लगता है कि वो सरेंडर करने आया है, लेकिन मॉरिस का इरादा कुछ और था। वो अपनी पत्नी को छुड़ाने आया था। तभी डीना का पति वहाँ खाना लेकर आता है और कुछ ही देर में मॉरिस का वकील भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन डीना एक चतुर ऑफिसर होती है। वो बातों ही बातों में मॉरिस फिन से वो सब उगलवा लेती है जो वो जानना चाहती थी। मॉरिस कबूल करता है कि वो सिर्फ हाथी दांतों पर नक्काशी का काम करता है और उन्हें दिल्ली भेज देता है। वो उस जगह का पता भी बता देता है जहां नक्काशी का काम होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जोसेफ एलन असल में डॉक्टर नहीं है। वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसे डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ है। साथ ही वो सांपों का विशेषज्ञ भी है। माला उसे कॉल करती है क्योंकि उसे केस से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने में और उसे समझने में मुश्किल आ रही थी। इधर एलन को पता होता है कि इस काम के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो उस सॉफ्टवेयर का जुगाड़ भी कर लेता है और अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी पोचर्स को पकड़ने में मदद करने के लिए उसे ये सॉफ्टवेयर मुफ्त में दे देती है। एलन केरल में पोचिंग रोकने के लिए एक पुराने वर्कर से मिलता है। वो वर्कर एलन को आगाह करता है कि पोचर्स का नेटवर्क बहुत ही बड़ा और खतरनाक होता है। वो किसी हथियार तस्कर से कम नहीं होते और अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं बख्शते। वो एलन को बेहद सतर्क रहने की सलाह देता है। पहला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलन नील बैनर्जी से मिलता है। नील को एलन की क्षमता का बखूबी अंदाजा होता है। वो जानता है कि एलन का कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस का ज्ञान इस केस के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नील एलन को केस की सारी जानकारी देता है और उसे टीम में शामिल कर लेता है। वो एलन को एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हुए कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना। उधर त्रिवेंद्रम में डीएफओ डीना मॉरिस फिन द्वारा बताई गई जगह पर छापा मारती है। ये वही जगह थी जहाँ हाथी दांत पर नक्काशी की जाती थी। वहाँ पहुंचकर डीना को न सिर्फ नक्काशी का सामान मिलता है, बल्कि हाथी दांत से बनी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। इन सबूतों को देखकर डीना को ये एहसास हो जाता है कि मारे गए हाथियों की संख्या 18 से कहीं ज्यादा है। ये कत्ले आम अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसी बीच हमें एलन के निजी जीवन की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ एक औरत एलन को कॉल करती है और हमें पता चलता है कि वो उसकी पत्नी है। उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि एलन अपने काम की वजह से परिवार से अक्सर दूर रहता है, जिससे उसकी पत्नी थोड़ी नाखुश रहती है। थोड़ी देर बाद एलन माला के पास पहुंच जाता है। माला उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि इस कठिन केस को सुलझाने के लिए सिर्फ फॉरेस्ट की डिग्री काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी की मदद भी जरूरी है और एलन इसमें माहिर है। एलन उसे अपने नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये सॉफ्टवेयर राज के फोन की कॉल डिटेल्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इससे पता चल जाएगा कि राज के पास कितने कॉल्स आए, कितने गए और सबसे ज्यादा कॉल्स कौन करता था। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि माला के पास उसके मुखबिर हरीश का फोन आता है। हरीश उसे फया नाम के एक शख्स के बारे में बताता है जो राज का बेहद खास आदमी माना जाता है। माला तुरंत फया के बारे में जानकारी जुटाने निकल पड़ती है। उसे पता चलता है कि फया जिस गांव में रहता है उसी गांव में उसका एक पुराना दोस्त भी रहता है, जिसे हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। माला को फया तक पहुंचने के लिए इस दोस्त की मदद लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड किशोर कुमार डीना को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मॉरिस फिन ने उसके खिलाफ टॉर्चर करने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन डीना डरने वालों में से नहीं थी। वो किशोर कुमार को नक्काशी वाले अड्डे से मिली हाथी दांत की मूर्तियों के बारे में बताती है और जोर देकर कहती है कि ये मामला बहुत गंभीर है और हाथियों की मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा है। वहीं जब माला अपने घर पहुंचती है तो हम उसे उसकी माँ से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि असल में माला के पिता खुद एक पोचर थे और वो हाथियों का शिकार किया करते थे। ये बात माला को हाल ही में पता चली है। इस वजह से वो अपने पिता से नफरत करने लगी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके चलते माला के लिए ये केस अब थोड़ा
थोड़ा पर्सनल हो गया है। अब रात को माला अपने सस्पेंडेड दोस्त विजय से मिलती है ताकि वो फया के बारे में और जानकारी दे सके। विजय चाहता है कि माला अधिकारियों से बात करके उसकी नौकरी वापस दिलवा दे। माला कहती है कि ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन विजय फिर भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो मैथ्यू नाम के एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से फया के परिवार और उसकी डेली रूटीन के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि गाँव से दिहाड़ी मजदूर रोज एक ट्रक में बैठकर काम पर जाते हैं। वो इसी का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। वो फया के गाँव पहुँचते हैं और मजदूरों के ठेकेदार से मिलते हैं। विजय उसे झांसा देता है कि उन्हें एक दिन की दिहाड़ी के लिए 1000 रुपए मिलेंगे और जितने भी मजदूर हैं सबको लेकर बस स्टैंड आ जाएं। इस बीच हम नील बैनर्जी को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है और उसे लंग कैंसर है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नील ये बात अपनी पत्नी समेत किसी को भी नहीं बताता और अपने काम में लगा रहता है। उधर प्लान के मुताबिक फया के गाँव के सभी मजदूर ट्रक में बैठकर दिहाड़ी के लिए निकल पड़ते हैं। योजना ये थी कि जब घर खाली हो जाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम फया के घर की तलाशी लेगी और ऐसा ही होता है। टीम फया के घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तब वो बीच जंगल में मजदूरों वाले ट्रक को रोकते हैं और फया के बारे में पूछते हैं, लेकिन मजदूर बताते हैं कि फया कई दिनों से गायब है। माला ये सुनकर काफी निराश हो जाती है और ऑफिस लौट आती है, लेकिन वहाँ एलन उसके लिए एक अच्छी खबर लेकर आता है। उसने इतने समय में सॉफ्टवेयर की मदद से राज के कॉल नेटवर्क को पूरी तरह से खंगाल लिया था। सेल टॉवर लोकेशन के जरिए उसने ये भी पता कर लिया था कि कॉल्स कहां से आ रहे थे। उसे ये भी पता चला कि राज के ज्यादातर साथियों ने अपने सिम कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर दिए हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक नया सिम एक्टिव हुआ है। अब उनकी सारी उम्मीदें इसी नंबर पर टिक गई थी। वो उस नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन खुद नहीं बल्कि एलन अपनी दिल्ली की एक दोस्त से कॉल करवाता है ताकि शक ना हो। कॉल से पता चलता है कि ये नंबर राज की बहन का है जो केरल की एक छोटी सी जगह में रहती है। एलन और माला तुरंत उस जगह पहुँचते हैं। उनके साथ क्रिस फिन भी होता है। क्रिस कहता है कि उसे पहले से पता था कि राज की बहन यहाँ रहती है, लेकिन यहाँ पहुंचकर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। राज वहाँ भी नहीं था और इसी नाकामयाबी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत में नील और माला को राज के बारे में एक नई लीड मिलती है। उन्हें राज के एक ठिकाने और एक अनजान घर के बारे में पता चलता है जहाँ राज अक्सर आता जाता रहता था। नील फैसला करता है कि वो उसी रात राज की बहन के घर और उस अनजान घर दोनों जगहों पर एक साथ छापा मारेंगे ताकि राज या उसके साथियों को पकड़ा जा सके। उधर बहुत दिनों के बाद एलन अपने घर केरला जाता है। वो दिल्ली में रहता है जबकि उसका परिवार केरल में। उसका एक छोटा बेटा है और घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर है। एलन का काम की वजह से घर कम ही आ पाना उसकी पत्नी को नाराज कर देता है। वो शिकायत करती है कि एलन उन्हें वक्त नहीं देता। दूसरी तरफ नील सर की हालत और बिगड़ रही होती है। लंग कैंसर की वजह से उनके पास बहुत कम समय बचा था, लेकिन उन्होंने ये सच्चाई अभी भी अपने परिवार और टीम से छुपा रखी थी। वो अपनी आखिरी सांस तक इस केस को सुलझाना चाहते थे। अब रात होते ही पूरी टीम ऑपरेशन के लिए इकट्ठा होती है। माला और एलन भी पहुंच जाते हैं। एलन ने अपने घर पर कुछ नहीं बताया होता और चुपचाप मिशन के लिए निकल जाता है। यहाँ नील सबको प्लान समझाता है कि टीम 2 हिस्सों में बटेगी। माला और एलन की टीम उस सुनसान या अनजान घर पर छापा मारेगी, जबकि नील सर खुद राज की बहन के घर जाएंगे। माला और एलन जब उस घर में घुसते हैं तो उन्हें एक आदमी और एक औरत मिलते हैं। पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो आदमी बताता है कि उसकी पत्नी का राज के साथ कई सालों से अफेयर चल रहा है और उनका एक बच्चा राज का ही है। औरत भी ये कबूल कर लेती है। माला उनसे और सवाल पूछती है और सारी जानकारी नील सर को दे देती है। नील सर की टीम को राज की बहन के घर पर सिर्फ उसकी बहन और बहनोई मिलते हैं। राज का भांजा और खुद राज वहाँ नहीं होते। तभी माला के पास गाँव के सरपंच का फोन आता है। सरपंच बताता है कि राज का भांजा उसके घर पर है और वो सरेंडर करना चाहता है। माला अकेले ही सरपंच के घर पहुँचती है, जबकि नील और एलन कुछ ही दूरी पर उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। माला राज के भांजे को अपने साथ ले आती है। पूछने पर वो बताता है कि वो यूके में नौकरी करने जा रहा है और जाने से पहले किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। यहाँ वो एक क्रूशियल जानकारी देता है कि राज इस वक्त मखदूम में है, जो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है। वो ये भी बताता है कि राज अगली सुबह ट्रेन से केरल के लिए निकल रहा है और उसकी टिकट की डिटेल्स उसके लैपटॉप में है। एलन और नील तुरंत उसके घर जाकर लैपटॉप से ट्रेन की टिकट की जानकारी निकालते हैं। अगली सुबह पूरी टीम स्टेशन पर तैनात हो जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है वो उसमें घुसकर राज को खोजना शुरू कर देते हैं। वो पूरी ट्रेन छान मारते हैं, लेकिन राज कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। पुलिस को शक होता है कि उन्हें फिर से धोखा दिया गया है। नील तुरंत मखदूम पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उनसे राज के बारे में पूछता है। वो उनसे राज के घर पर एक टीम भेजने के लिए कहता है। जब मखदूम पुलिस की टीम राज के घर पहुंचती है तो वो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत उसी चौंकाने वाले दृश्य से होती है। मखदूम पुलिस
पुलिस को राज अपने ही घर में पेड़ से लटका हुआ मिलता है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस उसकी बॉडी को नीचे उतारती है और उसी के पास में पैसे भी पड़े मिलते हैं। जब ये खबर नील और माला तक पहुंचती है तो वो सन्न रह जाते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन माला को ये आत्महत्या नहीं लग रही थी। उसे इसमें किसी साजिश की बू आ रही थी। वो नील सर से इस मामले की जांच की इजाजत मांगती है और नील उसे इजाजत दे देते हैं। माला बिना देरी किए मखदूम के लिए निकल पड़ती है। उधर एलन जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं पहुंच पाया था। इनके बीच अब झगड़े बढ़ने लगे थे। उधर माला मखदूम पहुंचकर राज के घर जाती है। वहाँ उसे राज के घर काम करने वाला एक लड़का मिलता है। माला खुद को राज की भांजी बताकर घर की जांच करने की इजाजत मांगती है। वो लड़का उसे वो पेड़ दिखाता है जहाँ राज की लाश मिली थी, लेकिन वो लड़का भी माला से कहता है कि उसे नहीं लगता कि राज जैसा दिलेर आदमी आत्महत्या कर सकता है। वो कुछ सबूत भी दिखाता है जिसे राज के मोजे बिल्कुल साफ थे, जबकि फांसी लगाने की कोशिश में मिट्टी लगनी चाहिए थी। जिस डाली से राज लटका था वो भी बहुत कमजोर थी। अगर वो तड़पता तो डाली टूट सकती थी। लड़के को यकीन था कि ये मर्डर है। माला का शक भी अब यकीन में बदलने लगता है। वो स्थानीय एसएचओ के पास जाती है और राज की डेड बॉडी देखने की मांग करती है। डॉक्टर उसे बॉडी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये साफ साफ सुसाइड का केस है, क्योंकि गर्दन पर सिर्फ एक ही निशान है, रस्सी का। लेकिन माला पोस्टमार्टम की मांग करती है। एसएचओ इससे साफ इनकार कर देता है और उल्टा माला को खरीदने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे भी पैसे मिल जाएंगे, वो बस इस केस को यहीं बंद कर दे। ये सुनकर माला भड़क जाती है और समझ जाती है कि एसएचओ भी मिला हुआ है। माला वहाँ से वापस आती है और बाबू नाम के एक साथी को फोन करती है। उसे अब पोइया को ढूंढना था। पोइया राज का सबसे खास आदमी था और अब वही इस केस की आखिरी उम्मीद था। बाबू को पोइया के ठिकाने का कुछ अंदाजा था। बाबू उस घर पर जाता है जहाँ पोइया के मिलने की उम्मीद थी। वो वहाँ पोइया के एक साथी से मिलता है और कहता है कि उसे बस पोइया को ये मैसेज देना है कि उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर वो आदमी पोइया का पता बता देता है। बाबू ये जानकारी माला को देता है और वो तुरंत पोइया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पोइया का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही राज की मौत और पोचिंग नेटवर्क के राज खोल सकता था। कुछ देर की तलाशी के बाद उन्हें पोइया सड़क पर जाता हुआ दिख जाता है। माला और बाबू बिना देरी किए उसे अपनी वैन में डाल लेते हैं और पूछताछ के लिए एक सुनसान कमरे में ले जाते हैं। माला पोइया से अकेले पूछताछ करना चाहती है। बाबू उसे आगाह करता है कि पोइया खतरनाक हो सकता है, लेकिन माला कहती है कि वो उसे संभाल लेगी। कमरे में माला पोइया से राज के बारे में पूछती है। पोइया कहता है कि उसकी राज से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पूछताछ के दौरान पोइया चालाकी से कुर्सी से एक कील निकाल लेता है। जब माला उसे वापस वैन में बैठाकर छोड़ने जा रही होती है तो पोइया अचानक उसी कील से अपने गले पर वार करके खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है। लेकिन ये देखकर माला बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि पोइया उस कील से उस पर भी हमला कर सकता था। वो डर के मारे तुरंत अपनी माँ को फोन करती है। वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और इसी खौफनाक घटना के साथ चौथा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। 5वें एपिसोड की शुरुआत में नील सर को 2 नई लीड्स मिलती हैं। पहली लीड पूनम वर्मा, जो दिल्ली की एक बड़ी आइवरी हाथी दांत की डीलर है। दूसरी लीड अर्कू से मिलती है, जिसने एक और पोचर आवन दास का नाम बताया है। नील अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटता है। एलन की टीम दिल्ली की पूनम वर्मा पर नजर रखने के लिए रवाना होती है। वो देखना चाहते थे कि पूनम का नेटवर्क कैसे काम करता है, लेकिन पूनम बहुत शातिर थी। वो उन्हें कोई सबूत हाथ नहीं लगने देती। दूसरी तरफ एलन और माला अर्कू द्वारा बताए गए आवन दास के पास पहुँचते हैं। आवन दास दावा करता है कि उसने पोचिंग का काम सालों पहले छोड़ दिया है, लेकिन माला और एलन को उस पर यकीन नहीं होता और वो पूछताछ के लिए उसकी पूरी फैमिली को उठा लाते हैं। एलन उसे बताता है कि उसने उसके फोन को ट्रैक किया है और उसे पता है कि वो हाल ही में त्रिवेंद्रम में क्रिस फिन के साथ था। अब आवन दास के पास सच बोलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो कबूल करता है कि उसने पोचिंग छोड़ दी है, लेकिन वो त्रिवेंद्रम में एक डील करने गया था जो उसे मजबूरी में करनी पड़ी। ये डील प्रभास पैरेडी नाम के एक बड़े पॉलिटिशियन की थी। पैरेडी के पास हाथी के कुछ पुराने दांत थे जिन्हें वो बेचना चाहता था। उसे पता था कि आवनदास के पास पोचर्स और खरीदारों के कॉन्टेक्ट्स हैं, इसलिए वो उसकी मदद ले रहा था। ये एक बहुत बड़ी लीड थी। माला और एलन आवनदास को लेकर सीधे पैरेडी के घर पहुंचते हैं, लेकिन पैरेडी के घर पर कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते थे। उन्हें पता चलता है कि पैरेडी पुरानी कारें खरीदने और बेचने का काम भी करता है, तो इसी का फायदा उठाकर पैरेडी को पकड़ने का वो प्लान बनाते हैं और आवनदास भी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन एलन को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था, लेकिन तभी माला का फोन आता है कि पैरेडी को आज ही पकड़ना है और इसके लिए एलन की जरूरत है, क्योंकि उसे कारों की अच्छी समझ है। एलन को पैरेडी से कार खरीदने के बहाने डील करनी थी। एलन, जो अपनी फैमिली के साथ शादी में था, वो किसी तरह बहाना बनाकर बाहर निकलता है, कार में बैठता है और पैरेडी से फोन पर कार की डील करने लगता है। वो माला को बताता है कि वो पैरेडी
पैरेडी से डील कर रहा है और उसे एक खास जगह पर बुला रहा है। वो पैरेडी से कहता है कि उसे एक कार खरीदनी है। पैरेडी उसे बस स्टैंड पर बुलाता है ताकि वो उसे कारें दिखा सके। जब पैरेडी बस स्टैंड पर एलन से मिलता है तो एलन उसे बातों में उलझाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ माला और उसकी टीम पहले से ही मौजूद होती है। वो मौका देखकर पैरेडी को किडनैप कर लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि एलन ये सब करके 1 घंटे के अंदर शादी में वापस भी आ जाता है और उसकी पत्नी को जरा भी शक नहीं होता। उधर पूछताछ के दौरान पैरेडी एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो एक नई पोचिंग गैंग के बारे में बताता है जो मुन्नार से ऑपरेट होती है। ये नील सर के लिए भी एक नई जानकारी थी, यानी पोचिंग का नेटवर्क उम्मीद से कहीं ज्यादा फैल चुका था। एपिसोड के एंड में दास नाम का एक आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है और वो खुद को सरेंडर कर देता है। वो बताता है कि वो राज के साथ काम करता था और अब वो सब कुछ सच सच बताना चाहता है। तो 6वें एपिसोड की शुरुआत दास के कबूलनामे से होती है। वो फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताता है कि वो लोग कैसे पोचिंग करते थे और उनकी गैंग में कौन कौन शामिल था। वो बताता है कि शुरुआत में गैंग में सिर्फ वो, पोया और राज थे, लेकिन उन्हें जंगल की गहरी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें अर्कू की मदद चाहिए थी। वो जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। अर्कू शुरुआत में मदद करने से इनकार करता है क्योंकि वो जंगल से प्यार करता था, लेकिन राज और उसके साथी उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर और पैसे का लालच देकर मना लेते हैं। अब अर्कू भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ सहयोग कर रहा था। वो और दास मिलकर माला और उसकी टीम को उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से वो पोचिंग करने गए थे। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ राज अर्कू को पोचिंग की तैयारी करने और उसके साथ चलने के लिए मजबूर करता है। पैसों की खातिर और दबाव में आकर अर्कू को उनकी बात माननी पड़ती है। प्रेजेंट में अर्कू टीम को जंगल के अंदर ले जा रहा था, ठीक उसी रास्ते पर जहां उन्होंने कैंप लगाया था। रास्ते में उनका सामना एक शेर से भी होता है, लेकिन वो शांत खड़े रहते हैं और शेर चला जाता है। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां राज की गैंग ने कैंप लगाया था। फ्लैशबैक में राज की गैंग कैंप लगाकर खाने पीने का इंतजाम करती है और अगली सुबह की पोचिंग की तैयारी होती है। तभी एक हादसा होता है। दास के हाथ में बारूद का एक डिब्बा होता है। अंधेरे में देखने के लिए वो जैसे ही माचिस जलाता है, एक धमाका होता है और उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन राज मना कर देता है क्योंकि उनके पास टाइम कम था। राज को शक होता है कि अर्कू भागने की फिराक में है। वो अर्कू को धमकाता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। अगली सुबह राज और पोया शिकार के लिए जंगल में निकलते हैं। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़कर हाथियों का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही हाथियों का एक झुंड वहाँ पहुँचता है। जैसे ही एक बड़ा हाथी उनकी रेंज में आता है, राज बिना सोचे समझे गोली चला देता है और उसे मार गिराता है। प्रेजेंट में माला और उसकी टीम उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उस हाथी का कंकाल आज भी पड़ा हुआ था। राज की गैंग कीमती दांत निकालकर ले जा चुकी थी। ये दृश्य देखकर माला और उसकी टीम का दिल दहल जाता है। माला को अपने पिता की याद आती है और उसे बेहद दुख होता है। फ्लैशबैक में राज उस हाथी के दांत निकालता है, तभी एक और हाथी उसकी तरफ आता है। राज उस पर भी बंदूक तान देता है। अर्कू उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इसे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राज उसकी नहीं सुनता और उस दूसरे हाथी को भी मार देता है। ये देखकर अर्कू का दिल टूट जाता है। प्रेजेंट में वो उस हाथी की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। कई हाथियों को मारने के बाद राज की गैंग सुबह सुबह वापस लौटती है। वो एक ऑटो में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें फॉरेस्ट गार्ड विजय बाबू मिल जाता है। विजय अर्कू को जानता था, इसलिए वो पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे। अर्कू बहाना बनाता है कि वो शराब पी रहे थे और वहीं सो गए। विजय बाबू उनकी बात मानकर चला जाता है। राज उससे कहता है कि वो जल्दी ही फिर मिलेंगे। अर्कू माला को बताता है कि उस घटना के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो अब ये काम नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद पोया फिर से उसके घर आता है और अगली पोचिंग की बात करता है। अर्कू का बेटा बीमार रहता था और उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब उसका बेटा भी चाहता था कि उसका पिता ये गलत काम छोड़ दे। अपने बेटे की बात सुनकर अर्कू को बहुत पछतावा होता है। वो अगले ही दिन विजय बाबू के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। विजय बाबू पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन अर्कू की जिद पर वो उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ले जाता है, जहां अर्कू अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। कहानी प्रेजेंट में लौटती है। नील सर माला को बताते हैं कि उन्हें पूनम वर्मा के खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। ये वारंट सिर्फ केरल में ही लागू होगा। अगर वो उसे दिल्ली में अरेस्ट करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से पूनम वर्मा को धोखे से केरल लाना होगा, बिना उसे ये बताए कि उसे अरेस्ट किया जाने वाला है। और इसी नई चुनौती के साथ 6वां एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में नील सर
एलन और माला को पूनम वर्मा को केरल लाने के मिशन पर दिल्ली भेजते हैं। उनका मकसद उसे दिल्ली में गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उसे किसी बहाने से केरल लाना था, क्योंकि अरेस्ट वारंट केरल से ही जारी हुआ था। वो उसे पूरी स्थिति समझाते हैं कि पूनम वर्मा कैसे इलीगल आइवरी का धंधा करती है और उसे पकड़ना क्यों जरूरी है। वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें उसे बिना बताए केरल ले जाना होगा। एसएचओ उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और सुनीता नाम की तेज तर्राट महिला कांस्टेबल को उनके साथ लगा देता है। सुनीता के साथ माला और एलन पूनम वर्मा के घर पहुंचते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसके घर से इलीगल आइवरी मिलने की सूचना मिली है और वो तलाशी लेना चाहते हैं। वो ऊपर जाकर तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें बहुत सारी आइवरी की बनी हुई चीजें मिलती हैं। लेकिन एलन जब उन्हें जांचता है तो उसे पता चलता है कि ये असली हाथी दांत नहीं बल्कि प्लास्टिक है। उन्हें समझ में आ जाता है कि पूनम वर्मा को उनके आने की भनक लग गई थी और उसने अपना असली माल कहीं और शिफ्ट कर दिया है। अब माला एक नया दाव चलती है। वो चुपके से पूनम के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे बचा सकती है, बस उसे बदले में थोड़ा सा कट यानी हिस्सा चाहिए होगा। माला कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास असली माल भी है और ये लोग उसे ढूंढ ही लेंगे। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस मुझे मेरा हिस्सा दे देना। पूनम माला की बातों में आ जाती है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। एलन ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूनम इतनी आसानी से कैसे मान गई, जबकि माला ने तो सिर्फ उसे फंसाने के लिए झूठ बोला था। लेकिन सुनीता बताती है कि पूनम को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए उन्हें पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। माला कहती है कि पूनम कोई मुजरिम नहीं है और अब वो पूनम को बिना बताए उसे सिर्फ पैसेंजर के तौर पर केरल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुनीता और एलन बाहर आते हैं, पूनम का वकील वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ वकील साफ कहता है कि उसकी इजाजत के बिना पूनम से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इसी बीच माला केरल के मजिस्ट्रेट से बात करती है और कहती है कि हम पूनम को वहाँ लेकर आ रहे हैं, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? जिस पर वो कहते हैं कि अगर आप सुबह होते ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद वो वकील को बताते हैं कि वो पूनम को अदालत ले जा रहे हैं और वो चोरी छुपे उसे एयरपोर्ट ले जाने लगते हैं। इधर पूनम को अभी तक इस सब के बारे में कोई भनक नहीं थी। वहीं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका इरादा पूनम को सीधे केरल ले जाने का था। लेकिन अब पूनम को भी शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो नखरे दिखाने लगती है। कभी उसे भूख लगने लगती है क्योंकि अब वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। माला उसकी चालों को बखूबी समझ रही थी कि वो भागने की कोशिश जरूर करेगी। पूनम बेहोशी का नाटक भी करने लगती है, ये कहकर कि उसका शुगर कम हो गया है। लेकिन माला उसे किसी तरह से संभालती है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाले थे वो निकल चुकी है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म होता है। अब आखिरी और 8वां एपिसोड शुरू होता है, जहां माला पूनम को दूसरी फ्लाइट से नहीं बल्कि रोड के जरिए लेकर जाती है, जिसके लिए पूनम अभी भी तैयार नहीं थी। लेकिन माला ने एक सॉलिड प्लान बनाया था। वो सीधे फ्लाइट से जाते हैं और फिर कार से मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। समय बहुत कम बचा था, लेकिन मजिस्ट्रेट उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। अब पूनम केरल पहुंच चुकी थी, इसलिए तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। लेकिन पूनम कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। काफी समय बीत जाने के बाद भी पूनम अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तभी एलन पूनम के फोन को अनलॉक करता है और सारी जानकारी निकालना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि इस सारे गोरख धंधे के पीछे कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी शामिल है। एलन पूनम से कहता है कि बेहतर होगा कि ये सब कुछ बता दे, वरना उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे वो उसकी बेटी को भी फंसा सकते हैं। ये सुनकर पूनम डर जाती है और बताना शुरू करती है कि उसके पास कुछ किलो आइवरी है जो उसने सेफ हाउस में रखी हुई है। वो सेफ हाउस का पता भी उन्हें बता देती है। बिना देरी किए माला अपनी पूरी टीम के साथ फिर से दिल्ली पहुंच जाती है और सेफ हाउस का पता लगाना शुरू करती है। एलन और माला रात को उस सेफ हाउस के पास पहुंचते हैं, लेकिन सेफ हाउस की चाबी अभी भी पूनम के घर पर थी। वो तो यहाँ सिर्फ पूनम का सेफ हाउस देखने आए थे। माला सेफ हाउस के बाहर एक आदमी को रोक देती है ताकि वो ये देखता रहे कि कोई भी माल को शिफ्ट न करे। अगले दिन सुबह होती है। माला और एलन जैसे ही पूनम के घर पर जाते हैं, उन्हें बाहर नील सर मिलते हैं। वो अंदर जाते हैं और पूनम के पति से सेफ हाउस की चाबी मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि चाबी यहाँ पर नहीं है। अब अगर उन्हें चाबी नहीं मिलती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए किसी भी हाल में उन्हें सेफ हाउस तो खुलवाना ही था। तभी सुनीता पूनम के पति से कहती है कि उन्होंने पूनम से पूछताछ कर ली है और उन्हें पता चला है कि उसकी बेटी के नाम पर भी बहुत सारी आइवरी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो बता दे, वरना सब लोग फंस सकते हैं। तो वो चाबी के साथ बहादुर का नंबर देता है और वो तुरंत उस सेफ हाउस के पास पहुंच जाते हैं
बहादुर ताला खोलता है और अंदर पहुंचने पर माला एलन और उसकी पूरी टीम को बहुत सारे हाथी के दांत और ढेर सारी आइवरी मिलती है, जिससे धीरे धीरे अब सारे रहस्य खुलने लगते हैं। यहाँ कुछ किलो नहीं बल्कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आइवरी मौजूद थी। लेकिन जिस इलाके में सेफ हाउस था, जिस जगह रेड हुई थी, वहाँ के लोगों को ये देखकर लगने लगा था कि यहाँ बहुत सारा सोना मौजूद है और यहाँ सोने के लिए रेड डाली गई है। यहीं पर कुछ स्थानीय गुंडे थे जो अब इस सोने को ले जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ मीडिया वालों को अंदर बुलाया जाता है और नील सर उनसे कहते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर वो उन्हें अभी नहीं बता सकते। अच्छा यही होगा कि वो बाहर जाएं और सारी जनता को रोकें कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर वो इतना कर देते हैं तो वो केरल पहुँचते ही उन्हें एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे, जिसके कारण मीडिया ये बात मान लेती है। अब नील सर की टीम में से ही संतोष नाम के एक आदमी को एयरलाइंस के पास पहुंचाया जाता है, जहां वो उन लोगों को मनाना चाहता था कि वो यहाँ से बहुत सारी आइवरी ले जाना चाहते हैं। अच्छी बात ये होती है कि एयरलाइंस के जो हेड हैं वो गणेश जी को बहुत मानते हैं और वो हाथी को भी जरूर मानते होंगे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ सेफ हाउस के बाहर बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ बहुत ही ज्यादा सोना है। अब किसी भी हालत में वो स्थानीय गुंडे भी अंदर घुसना चाहते हैं और सारा का सारा सोना लूटना चाहते हैं। तभी ट्रक आ जाते हैं और ये लोग माल शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अब भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और अब इन लोगों को भी डर लगने लगा था। एलन और माला पूरी तरह से घबरा जाते हैं। माल पूरी तरह से लोड कर दिया गया था और जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी अचानक वो स्थानीय गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और वो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह से उन लोगों से पीछा छुड़ाते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आज तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और जब भीड़ मारती है तो गुनहगार कोई एक नहीं होता। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक मीडिया की गाड़ी उनके पीछे पड़ चुकी थी। अब जैसे तैसे वो उसे चकमा देकर सीधे दिल्ली की एयरलाइंस की तरफ पहुंचते हैं, जहां एयरलाइंस के हेड उनसे कहते हैं कि वो अपना माल लोड कर सकते हैं और सीधे प्लेन में बैठा देते हैं। यहाँ से पूरी की पूरी नील सर की टीम केरल पहुँचती है और फिर सारा माल सामने रखकर मीडिया के सामने बता दिया जाता है कि ये सारी आइवरी है और इन्हीं की वजह से बहुत सारे हाथियों को मारा गया है और अब तक जिन भी हाथियों को मारा गया है उनमें से 1 करोड़ का माल यहाँ से जा चुका है। इसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, बस यहाँ के कुछ स्थानीय ऑफिसरों को ही मालूम था और ये एक बहुत ही बड़ी खुलासा करने वाली बात थी। तो इस तरह से माला और उसकी पूरी टीम ने ये जीत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी अवैध शिकार होना जारी रहता है और बहुत सारा माल भी सप्लाई होता रहता है। ये सप्लाई होना तभी बंद हो सकता है जब बड़े लोग वो माल मंगाना बंद कर दें, यानी डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं। अब नील सर माला से कहते हैं कि अभी तुम आराम करो, काम पर बाद में लगेंगे। जिसके बाद नील सर अपनी पत्नी को फोन करते हैं, जिनके रिश्ते थोड़े ठीक नहीं थे, इसलिए अब वो उससे कहते हैं कि तुम डिनर पर बाद में जाना, सबसे पहले मेरी बात सुनो और क्लिनिक पर आओ। जहाँ नील सर अपनी पत्नी को अपने फेफड़ों के कैंसर के बारे में बताने वाले थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। वहीं उधर एलन अपने पूरे परिवार के साथ और माला भी विजय बाबू के साथ यहाँ पर उन जंगलों में आते हैं जहाँ पर अवैध शिकार किया जाता है। वो वहाँ पहुँचते हैं और आखिर में यहाँ पर माला बहुत सारे हाथियों को देखती है और वो हाथी उस मरे हुए हाथी के पास आकर अपना दुख जाहिर करने लगते हैं। ये देखकर माला भी रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस सीरीज के एंड में हमें बहुत सारे रियल फुटेजेस दिखाए जाते हैं और बहुत सारे हाथी के दांत से बनी आइवरी भी दिखाई जाती है, जो कि अवैध तरीके से सप्लाई की जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने प्यारे हाथियों और इस काबिल पुलिस टीम के लिए लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।